हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे जेलेंस्की ने बता दिया अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। पुतिन को लेकर बड़ी बात कह दी क्या? पुतिन को मादुरो की ही तरह पकड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का होगा अगला कदम। क्या मादुरो की तरह ही पुतिन का होगा हाल? दोस्तों बताएंगे जेलेंस्की ने पुतिन पर बहुत बड़ी बात कह दी ट्रंप को लेकर। वहीं बताएंगे आखिरकार ट्रंप ने क्यों कहा कि अब अपनी जान बचाओ राष्ट्रपति। बताएंगे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो के बाद अब इसे देश के राष्ट्रपति को सरेआम धमकी दे दी कि अपनी जान बचाओ, यानी कि ट्रंप की इन हरकतों की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने वाला है। दोस्तों उसकी शुरुआत हो चुकी है। बताएंगे किसने कहा। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को भी खुली धमकी दे दी, जिसके बाद दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वेनेजुएला के सेना ने आर्मी ने दोस्तों मोर्चा खोल दिया और वेनेजुएला के सरकार की तरफ से एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। दोस्तों बताएंगे फिलहाल वेनेजुएला की क्या स्थिति है। वहीं अब चीन ने खुलेआम अमेरिका को बड़ी धमकी दे दी। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बताएंगे बांग्लादेश में शेख हसीना की जिस सीट से हिंदू उम्मीदवार ने किया था नामांकन, हिंदू उम्मीदवार लड़ने वाला था चुनाव, आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने कर दिया उनके नामांकन को रद्द। दोस्तों बताएंगे आखिर क्यों ऐसा फैसला लिया इलेक्शन कमीशन ने, उठे तगड़े सवाल। साथ ही साथ आपको बताएंगे आखिरकार क्यों अभी तक अपने भारत ने नहीं की वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की खुलकर निंदा। क्या है इसके पीछे का कारण, जानकर आप भी कहेंगे वाकई में यही सबसे बड़ा कारण है। लेकिन वही दोस्तों बड़ी जानकारी आपको बताएंगे विदेशी खबर में नहीं बल्कि डोमेस्टिक खबर में, जहां बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में हुआ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का बम्पर सफाया। दोस्तों पूरी की पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी ले गई अपने झोले में। बताएंगे कैसे ममता बनर्जी की भौहें चौंक गई। दोस्तों टीएमसी की हालत खराब। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि ट्रंप की हरकतें ठीक नहीं, उन्हीं की वजह से, अमेरिका की वजह से ही दुनिया में भूचाल आने वाला है। दुनिया युद्ध की ओर बढ़ रही है और ऐसे में भारत को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की आवश्यकता है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी जानकारी की, जहां अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को घर से उठा लेने के अभियान ने दुनिया भर में चर्चा बटोर ली है। इसी घटनाक्रम पर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। दोस्तों जेलेंस्की ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर इशारा करते हुए कह दिया कि वॉशिंगटन अब तानाशाहों से निपटने के लिए आगे क्या करेगा, क्या करना है ये जानता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जेलेंस्की से मादुरो की गिरफ्तारी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कह सकता हूँ, अगर तानाशाहों के साथ ऐसा किया जा सकता है तो अमेरिका जानता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। दोस्तों उनका यह बयान साफ तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर संकेत माना जा रहा है। जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में ट्रंप विरोधी कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही पुतिन ने जेलेंस्की को उठा लिया या फिर चीन ताइवान पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लेता है तब क्या होगा। दूसरी तरफ रशिया और चीन दोनों ही देशों ने अमेरिका के इस कदम की कड़ी आलोचना की है और मादुरो और उनकी पत्नी की रिहाई की मांग कर डाली है। क्या कहा इन दोनों देशों ने, इस मुद्दे पर आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको बताते हैं दोस्तों कि क्या मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, क्या अमेरिका चाहकर भी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ऐसा कर पाएगा। तो आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नजरिए से अगर देखा जाए तो रशिया और वेनेजुएला की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि अमेरिका ने वेनेजुएला के निकोलस मादुरो पर भारी इनाम रखा हुआ है और उन पर गंभीर आरोप लगा रखे हैं, लेकिन रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मामले में ऐसा करना लगभग असंभव से भी असंभव है। इसके मुख्य कारण आपको बताते हैं दोस्तों। पहला मुख्य कारण है परमाणु शक्ति। जी हाँ, रशिया दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों में से एक है। वेनेजुएला के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। अगर अमेरिका किसी परमाणु संपन्न देश के राष्ट्रपति को उनके देश के अंदर से गिरफ्तार करने की कोशिश करता है तो ये सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 को न्योता देना होगा। कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा जोखिम कभी नहीं उठाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी देश के वर्तमान राष्ट्रपति को सॉवरेन इम्यूनिटी प्राप्त होती है। पुतिन को रशिया के अंदर से गिरफ्तार करने का
का मतलब होगा कि रशिया पर सीधा हमला करना और उसकी पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना, जो कि सैन्य रूप से तो नामुमकिन जैसा है। वहीं तीसरा कारण है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की नीति। डोनाल्ड ट्रंप का पुतिन के प्रति नजरिया मादुरो से बिल्कुल अलग रहा है। ट्रंप अक्सर पुतिन के साथ बातचीत यानी नेगोशिएशन और डील करने पर जोर देते हैं। वे रूस के साथ सीधे टकराव के बजाय कूटनीति से काम लेना पसंद करते हैं ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक शांति पर असर ना पड़े। और चौथा कारण है आईसीसी और अन्य प्रतिबंध यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है, लेकिन रूस इस कोर्ट को नहीं मानता। रशिया के अंदर पुतिन की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि वहाँ कोई बाहरी एजेंसी कदम भी नहीं रख सकता। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कुल मिलाकर आपको बता दें अमेरिका वेनेजुएला जैसे देशों पर दबाव तो बना सकता है या उनके नेताओं को निशाना तो बना सकता है, लेकिन रशिया के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि वेनेजुएला की सैन्य शक्ति कम है, लेकिन रशिया जैसी महाशक्ति सुपर पावर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करना पूरी दुनिया को विनाश की ओर ले जाना होगा। इसलिए अमेरिका पुतिन को रशिया के अंदर से गिरफ्तार कभी चाहकर भी नहीं कर पाएगा। ऐसे में जेलेंस्की की ये बात है हवाई दिखाई दे रही है, लेकिन उन्होंने ऐसी बात बोल करके ये दर्शा दिया है कि जेलेंस्की रशिया के प्रति पुतिन के प्रति किसी भी लेवल तक खेलने को तैयार हैं। जो राष्ट्रपति दोस्तों दूसरे देशों में जाता है और वहाँ का खाना तक नहीं खाता, वहाँ का पानी तक नहीं पीता, यहाँ तक कि वो राष्ट्रपति दूसरे देशों में फ्रेश तक नहीं होता ताकि उनके मलमूत्र से उनके दिमागी हालत या कोई बीमारी ना पता लग जाए। क्या आपको लगता है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति या अमेरिका कभी ऐसे राष्ट्रपति को पकड़ पाएगा? तो वहीं दोस्तों आपको बता दें शर्तें नहीं मानी तो मादुरो से भी बुरा अंजाम करेंगे। जी हाँ, ट्रंप की वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को दे दी खुली धमकी। जी हाँ, वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को खुली धमकी दे दी और कह दिया कि अगर वो अमेरिका की बात नहीं मानती तो उन्हें मादुरो से भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। ट्रंप ने वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति को लेकर बेहद सख्त और धमकी भरे तेवर अपनाए हैं। ट्रंप ने अमेरिकी मैगजीन दी एटलांटिक को दिए फोन इंटरव्यू में कह दिया कि अगर रोड्रिगेज वो नहीं करती जो अमेरिका वेनेजुएला के लिए सही मानता है तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर वो सही काम नहीं करती तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, शायद मादुरो से भी ज्यादा। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में सत्ता संतुलन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। वहीं दोस्तों मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएलाई आर्मी ने अपना पहला रिएक्शन दिया, डेल्सी रोड्रिगेज को फुल सपोर्ट कर दिया। जिसको ट्रंप ने धमकी दिया उनको खुला समर्थन दे दिया वेनेजुएला की आर्मी ने, और साथ में नागरिकों से भी अपील कर दी। बता दें मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में काम करने का आदेश दिया है। रोड्रिगेज को वेनेजुएला की मिलिट्री का समर्थन मिला है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो ने बयान जारी करके सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का समर्थन किया है जिसमें रोड्रिगेज को 90 दिनों के लिए अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अमेरिकी सेना की ओर से निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद वेनेजुएला के आर्मी चीफ ने नागरिकों से अपील कर दी है। उन्होंने कह दिया कि लोग अपनी रोजाना की सामान्य गतिविधियों को फिर से शुरू करें। रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो लोपेज ने टीवी पर प्रसारित अपने भाषण में कहा कि मैं वेनेजुएला के लोगों से आने वाले दिनों में आर्थिक कार्य और शिक्षा सहित सभी प्रकार की गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अपील करता हूँ। यानी कि दोस्तों जिसको ट्रंप दे रहे थे धमकी उसको आर्मी ने किया फुल सपोर्ट, कह दिया हम उनके साथ हैं। तो उधर आपको बता दें मादुरो की गिरफ्तारी पर अमेरिका पर भड़का चीन, कह दिया आप इंटरनेशनल जज नहीं हैं और आपका देश इंटरनेशनल पुलिस नहीं है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका की वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई पर खुलकर नाराजगी जताई है और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता डाला। खास बात यह है कि वांग यी ने ये सख्त बयान चीन पाकिस्तान रणनीतिक संवाद के दौरान दिया, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान हाल के वर्षों में अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत करता दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग में रविवार को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान वांग यी ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर खुलकर भड़ास निकाली। वांग यी ने कहा कि चीन किसी भी देश द्वारा बल प्रयोग या बल की धमकी का हमेशा विरोध करता रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि कोई भी देश दुनिया का पुलिसमैन नहीं बन सकता है और न ही खुद को अंतर्राष्ट्रीय जज घोषित कर सकता है। यह वांग यी की पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया थी जिसमें उन्होंने शनिवार को वेनेजुएला में अमेरिकी
एयर स्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सभी देशों की संप्रभुता और सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह संरक्षित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, मादुरो को अमेरिका लाने के बाद ट्रंप ने अब इस देश के राष्ट्रपति को दे दी सरेआम धमकी, कह दिया अपनी जान बचाओ। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को सरेआम धमकी दे दी। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए पेट्रो के बारे में कहा कि वो कोकीन बना रहे हैं और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका भेज रहे हैं, इसीलिए उन्हें सावधान रहना होगा। अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक मादुरो का नाम लिए बिना पेट्रो ने वॉशिंगटन की कार्रवाई को लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर हमला बताया था। कोलंबियाई राष्ट्रपति ने कहा था कि इससे मानवीय संकट पैदा होगा। जी हाँ, अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोलंबिया में भी सैन्य कार्रवाई करेगा अमेरिका? ट्रंप ने जैसा कि हाल ही में कहा था कि मादक पदार्थों के खिलाफ अपनी रणनीति के तहत वे कोलंबिया में मादक पदार्थों के उत्पादन की प्रयोगशालाओं पर हमला करने से इनकार नहीं करेंगे। यूएस राष्ट्रपति के इस बयान की पेट्रो ने आक्रमण के खतरे के रूप में निंदा की थी। ऐसे में सरेआम उनको धमकी दी गई है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि वाकई में वेनेजुएला के बाद इस छोटे से देश कोलंबिया के राष्ट्रपति को लेकर भी ट्रंप कुछ ऐसा ही फैसला ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, मादुरो के हटने के बाद मचाडो ने दुनिया से मांगी मदद। फ्रांस के राष्ट्रपति को कहा शुक्रिया, कहा हमारा साथ दो। वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता और 2025 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने देश में बंद सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उन्होंने इस मुद्दे पर समर्थन देने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का आभार जताया है और दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों से एकजुट होकर वेनेजुएला के साथ देने की अपील की। मचाडो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि धन्यवाद राष्ट्रपति मैक्रोन, सभी राजनीतिक कैदियों की आजादी हमारी तत्काल प्राथमिकता है। मैं दुनिया के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों, सरकारों और लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों से अपील करती हूं कि वे इस निर्णायक समय में हमारा समर्थन करें। वेनेजुएला जरूर आजाद होगा। दोस्तों उनका ये बयान तब आया है जब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सार्वजनिक रूप से मचाडो के समर्थन में बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने वेनेजुएला की विपक्षी नेता से बात की है और वो मादुरो शासन के दौरान बंद किए गए राजनीतिक कैदियों की रिहाई और सुरक्षा के पक्ष में है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि मैंने अभी मारिया कोरिना मचाडो से बात की है। मैं निकोलस मादुरो के शासन के दौरान बंद राजनीतिक कैदियों की रिहाई और सुरक्षा की उनकी मांग का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि फ्रांस वेनेजुएला में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक सत्ता परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है और जनता की संप्रभु इच्छा का पूरा सम्मान होना चाहिए। मैक्रोन ने कहा कि अन्य सभी वेनेजुएला वासियों की तरह मचाडो भी लोकतांत्रिक बदलाव के लिए फ्रांस के समर्थन पर भरोसा कर सकती है। तो उधर वेनेजुएला में अमेरिकी स्ट्राइक से खुश हुआ इजराइल। नेतन्याहू ने कहा कि परफेक्ट ऑपरेशन, साथ में अमेरिकी सेना को किया सलाम। दोस्तों वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन से जुड़े घटनाक्रम पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका का खुलकर समर्थन किया है। नेतन्याहू ने कहा कि वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई का उद्देश्य स्वतंत्रता और न्याय की बहाली है और इजराइल सरकार इस फैसले के साथ पूरी तरीके से खड़ी है। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए कह दिया कि वेनेजुएला के संबंध में मैं अमेरिका के उस दृढ़ फैसले और कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से इजरायली सरकार का समर्थन व्यक्त करता हूं, जिसका उद्देश्य उस क्षेत्र में स्वतंत्रता और न्याय को बहाल करना है। उन्होंने इस घटनाक्रम को लैटिन अमेरिका में व्यापक राजनीतिक बदलाव से जोड़ते हुए कह दिया कि कई देश फिर से अमेरिकी धुरी की ओर लौट रहे हैं और इसके साथ ही इजराइल के संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए अमेरिकी सेना की भी सराहना की। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, बांग्लादेश में शेख हसीना की सीट से जिस हिंदू उम्मीदवार ने किया था नामांकन, चुनाव आयोग ने कर दिया उसे रद्द। उठ गए सवाल। दोस्तों बांग्लादेश में हालात स्थिर नहीं हैं, इस बात को हर कोई जानता है। आए दिन अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही घटनाएं दर्ज की जा रही हैं। मामला थमा भी नहीं है, लेकिन अब पड़ोसी मुल्क में राजनीतिक भेदभाव भी सामने आ गया है। इसने नई राजनीतिक बहस छेड़ दिया। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने हिंदू उम्मीदवार का पर्चा रद्द कर दिया है। चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराने के लिए जातीय हिंदू महाजोत के महासचिव और वरिष्ठ वकील गोविंद चंद्र प्रामाणिक ने नामांकन भरा था, इसे रद्द कर दिया गया है। इंडिया टुडे के मुताबिक गोविंद चंद्र ने 28 दिसंबर को होने वाले आम चुनाव को नामांकन दाखिल किया था। ये पर्चा उन्होंने गोपालगंज 3 संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया था। ये सीट पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की रही है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने हैं। यहाँ से प्रामाणिक को एक मजबूत नेता माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने उनका नामांकन खारिज करते हुए कह दिया है कि किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार को नामांकन के साथ अपनी
संसदीय क्षेत्र के कुल मतदाता संख्या के 1% मतदाताओं के साइन करवाना जरूरी होता है। प्रामाणिक की माने तो उन्होंने हस्ताक्षर जमा किए थे, लेकिन एन मौके पर चुनाव आयोग ने इन हस्ताक्षर को अमान्य कर दिया। गोविंद चंद्र प्रामाणिक का आरोप है कि बीएनपी के इशारे पर हस्ताक्षर करने वाले लोग मुकर गए। इसके बाद चुनाव आयोग ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। वो इस चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। इसके अलावा उन्होंने अदालत जाने की बात भी कही है। दोस्तों, साथ ही साथ ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश में चुनाव आयोग पर बीएनपी का समर्थन करने के आरोप लग रहे हैं। वहां के पत्रकार सलाहुद्दीन शुएब चौधरी ने कह दिया है कि देश की संस्थाएं बीएनपी को चुनाव जिताने में जुटी है। चुनाव आयोग पूरी कोशिश कर रहा है कि कोई निर्दलीय जातीय दल अपने उम्मीदवार न उतारे, इससे बीएनपी को चुनौती का सामना न करना पड़े। दोस्तों, प्रामाणिक कद्दावर नेता माने जाते हैं। वो हसीना सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस सरकार का समर्थन करते नजर आए थे, तब वो विवादों में घिर गए थे। अब उनका नामांकन रद्द होने के बाद से बांग्लादेश के चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, इतना ही नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा पर बरसी तस्लीमा नसरीन कह दिया एक दाढ़ी टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट पैंट वाला। जी हाँ, और दोनों का एक ही सपना है। बता दे, बांग्लादेश में अगले कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और आपको पता होगा, चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग जो है वो हिस्सा नहीं ले पाएगी। ऐसे में बीएनपी की मुखिया खालिदा जिया का निधन हो चुका है। उनके बेटे तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार है। इस बीच बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन हिंदुओं के साथ मारपीट और उनके घर जलाने की खबर न आती हो। इस बीच बांग्लादेश से निष्कासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बड़ा बयान दे दिया। तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि बांग्लादेश में दो तरह के जिहादी है। उन्होंने लिखा, एक तो दाढ़ी वाला, सिर पर टोपी पहनने वाला मदरसों में शिक्षित जिहादी है, जबकि दूसरा पश्चिमी कपड़े पहनने वाला विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त जिहादी है। देश से निकाली गई लेखिका ने आगे कहा है कि दोनों तरह के जिहादियों का उद्देश्य एक ही है और वो है भारत के खिलाफ दुश्मनी। उनका सपना भी एक ही है, भारत के खिलाफ युद्ध करना और पाकिस्तान में बांग्लादेश का विलय करना। उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश की 100% जनता अभी तक जिहादी नहीं बन पाई है। कई लोग अब भी स्वतंत्र विचार, प्रगतिवाद और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। इसीलिए देश को एक गैर सांप्रदायिक सभ्य राष्ट्र के रूप में पुनर्निर्मित करने का अवसर अभी भी मौजूद है। अगर बांग्लादेश और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंध नष्ट हो जाते हैं तो जिहादी ही उभरेंगे। उन्होंने कहा कि नफरत और हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होगी। नफरत का जवाब नफरत से ही देना चाहिए, ना ही दांत से दांत का। अब और युद्ध नहीं होने चाहिए। क्रिकेट चलता रहे, रंगमंच और सिनेमा चलता रहे, संगीत चलता रहे, कपड़े और फैशन चलते रहे, पुस्तक मेले चलते रहे। इन्हें रोकने से शायद भारत को ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन बांग्लादेश को बहुत नुकसान होगा। तो वहीं आपको बता दें क्या कुछ होने वाला है बड़ा। जी हाँ, चीन ने एक बार फिर ठोक दिया ताइवान पर बड़ा दावा। दोस्तों, चीन ने एक बार फिर ताइवान को अपना अभिन्न अंग बताते हुए अपना दावा मजबूती से दोहराया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि ताइवान प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है और यह ऐतिहासिक तथा कानूनी रूप से पूरी तरह सिद्ध है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ताइवान जल डमरू मध्य में चीनी सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। क्षेत्रीय तनाव चरम पर है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गहरी चिंता व्यक्त कर रहा है। राजदूत ने जोर देकर कहा कि ताइवान कभी स्वतंत्र देश नहीं रहा और ना रहेगा तथा चीन का पुनर्मिलन ऐतिहासिक रूप से अपरिहार्य है। दूसरी ओर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी मातृभूमि के एकीकरण को अजय बताया है। इसी बीच रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2027 तक ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करने और जीत हासिल करने की क्षमता विकसित कर लेगा। तो वहीं दोस्तों, आखिर भारत ने अब तक क्यों नहीं की वेनेजुएला पर अमेरिका हमले की खुलकर निंदा। क्या है $1 अरब का चक्कर, समझा दें। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत की प्रतिक्रिया में गिने चुने और कूटनीतिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अपने बयान में भारत ने कहा कि वो वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम से चिंतित है और मामले पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। भारत ने अपने बयान में वेनेजुएला में भारतीयों को कुछ निर्देश भी दिए। हालांकि भारत के इस बयान की निंदा भी हो रही है। कई लोगों का कहना है कि भारत सरकार को वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों के खिलाफ कड़ा बयान जारी करना चाहिए। हालांकि वेनेजुएला पर अमेरिका के नियंत्रण से भारत को लाभ भी हो सकता है। भारत ने वेनेजुएला पर क्या कहा आपको बता दें। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय है। हम तेजी से बदलती स्थिति पर करीबी से नजर गड़ाए हुए हैं। भारत ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का आह्वान किया। मंत्रालय ने कहा कि भारत वेनेजुएला के लोगों के कुशल क्षेत्र और उनकी सुरक्षा के प्रति समर्थन की फिर से पुष्टि करता है।
बयान में कहा गया कि हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि वे बातचीत के जरिए मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। ऐसे में विश्लेषकों का कहना है कि वेनेजुएला पर अमेरिकी नियंत्रण से काफी समय से लंबित भारत के लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर के बकाये की वसूली हो सकती है। इसके अलावा प्रतिबंधों से प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय संस्थाओं द्वारा संचालित तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल का उत्पादन भी बढ़ सकता है। उल्लेखनीय है कि भारत एक समय वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल का प्रमुख आयातक था और अपने चरम काल में प्रतिदिन 4 लाख बैरल से अधिक का आयात किया करता था। हालांकि 2020 में अमेरिकी प्रतिबंधों और अनुपालन जोखिमों के कारण ये आयात बाधित हो गया। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि अमेरिका के कब्जे के बाद भारत को कैसे फायदा होगा, तो आपको बता दें, विश्लेषकों के मुताबिक यदि अमेरिका वहां के तेल भंडार को अपनी निगरानी में ले लेता है तो प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। इसके बाद ओवीएल, गुजरात और अन्य क्षेत्रों से रिग एवं अन्य उपकरण भेजकर उत्पादन में वृद्धि कर सकती है। इस समय यह उत्पादन घटकर मात्र 50,000 से 10,000 बैरल प्रतिदिन रह गया है। अधिकारियों के मुताबिक उनका अनुमान है कि यदि उन्नत उपकरण और अतिरिक्त तेल कुओं का उपयोग किया जाए तो उत्पादन बढ़कर 80,000 से 1 लाख बैरल प्रतिदिन हो सकता है। इसके लिए आवश्यक रिग ओएनजीसी के पास पहले से उपलब्ध है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के आगे दीदी हुई फेल। विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में टीएमसी का बम्पर सफाया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में 3 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में सत्ता के फाइनल से पहले ही बीजेपी ने बंगाल में दीदी की पार्टी को तगड़ी पटकनी देते हुए एक अहम चुनावों में टीएमसी का सूपड़ा साफ कर दिया है। रविवार को नंदीग्राम सहकारी कृषि विकास समिति के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बोले तो बीजेपी ने सभी 9 की 9 सीटें जीत ली है। वहीं सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को 1 सीट तक नहीं मिली। नंदीग्राम सहकारी चुनावों में पार्टी की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। यह पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का विधानसभा क्षेत्र है, जहां से उन्होंने 2021 से विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को मिली है बम्पर जीत। पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भर चुकी है। शुभेंदु अधिकारी लंबे समय से दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार के दिन पूरे हो चुके हैं। गौरतलब है कि नंदीग्राम को टीएमसी का गढ़ अधिकारी परिवार नहीं बनाया था। शुभेंदु, उनके पिता और भाई तीनों टीएमसी में थे। अब जबकि शुभेंदु अधिकारी के साथ उनका परिवार भी बीजेपी के साथ आ चुका है, नंदीग्राम में टीएमसी का किला भी ध्वस्त होता नजर आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हरा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में अगले 3 महीने में चुनावी तारीख का ऐलान होना है। बीते 10 सालों की तरह इस बार भी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला होना है। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर राज्य में मुख्य विपक्षी भाजपा लगातार हमलावर है। कांग्रेस भी ताल ठोक रही है टीएमसी को। इससे पहले एक बड़ा झटका तब लगा था जब ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद मौसम नूर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। सभी दलों से अभी से तैयारियां शुरू कर दी है और वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए मंदिर मस्जिद की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर अलग ताल ठोक रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी एआईएम भी इस बार पश्चिम बंगाल में सियासी ताल ठोकने के मूड में है। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी घमासान। ममता बनर्जी ने ईसी को लिखा पत्र, कहा तुरंत रोको एसआईआर। जी हां, ये लोकतंत्र पर हमला है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को तुरंत रोकने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि इससे बड़े पैमाने पर मतदाताओं के मताधिकार का हनन हो सकता है तथा भारतीय लोकतंत्र की नींव को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकती है। यानी कि ममता बनर्जी दोस्तों एसआईआर को लेकर कितना ज्यादा डर गई है, उनका ये रिएक्शन इस बयान से ही आप समझ पा रहे होंगे, जहां अब वो लोकतंत्र तक की बात करने लगी है। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।